साल 1991 मुंबई की एक गुमसुम काली रात। सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा छाया है। तभी अचानक से हथियारों से लैस गाड़ियों का एक सीक्रेट काफिला तेजी से एयरपोर्ट की तरफ भागता है। और अचानक एक वैन का टायर फट जाता है। गाड़ियां तुरंत ब्रेक मारती हैं और पल भर में हथियारबंद गार्ड्स बाहर निकलकर अपनी बंदूकें तान लेते हैं। एक अभेद्य घेरा बना लेते हैं उस वैन के चारों तरफ। अब आप सोचिए, आखिर उस वैन में ऐसा क्या था जो रात के अंधेरे में इतनी भारी सिक्योरिटी के बीच ले जाया जा रहा था। दरअसल उस भारी सिक्योरिटी की वजह कोई वीआईपी लीडर नहीं था, बल्कि वजह था हमारा अपना देश भारत। उस वक्त अपना देश पूरी तरह से बैंकरप्ट होने की कगार पर खड़ा था। हालात लिटरली इतने खराब थे कि देश का खजाना लगभग खाली हो चुका था। पेट्रोल, दवाइयाँ, इंडस्ट्रियल मशीनरी, ये सब जरूरी सामान खरीदने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते का पैसा बचा था। सिर्फ 3 हफ्ते, और उसके बाद पूरा देश ठप पड़ने वाला था। और उस रात सड़क पे फंसी उस वैन में कोई आम चीज नहीं थी। उसमें रखा था पूरे 47 टन भारी असली सोना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत सरकार अपना 47 टन सोना चुपके से देश के बाहर एयरलिफ्ट कर रही थी। ये कोई चोरी नहीं थी, बल्कि देश की इकॉनमी को बचाने की एक आखिरी बेहद डेस्परेट कोशिश थी। भाग 1, कंगाली की कगार पर। आइए समझते हैं कि इस आर्थिक संकट की शुरुआत कैसे हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आजाद देश को अपना सोना आधी रात को इस तरह बाहर भेजना पड़ा। इंडिया इस भयानक कंगाली के कगार पर पहुंचा कैसे? दरअसल 1990 में एक भयंकर चेन रिएक्शन शुरू हुआ था। सबसे पहले सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया, गल्फ वॉर शुरू हो गई और कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे। दूसरी तरफ हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर सोवियत यूनियन टूटकर बिखर रहा था, जिससे हमारी ट्रेड शील्ड ही खत्म हो गई। और इन सब के बीच खाड़ी देशों से आने वाला पैसा भी रुक गया। नतीजा, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बुरी तरह से क्रैश कर गया। अगर मैं आपको फिगर्स में बताऊं तो 1991 की खौफनाक सच्चाई कुछ ऐसी थी। एक तरफ देश पर $72 बिलियन का भारी भरकम विदेशी कर्ज था, और इसके सामने हमारे फॉरेक्स रिजर्व में कितने पैसे बचे थे? सिर्फ $1.2 बिलियन। इंपोर्ट इतना ज्यादा था कि ये छोटा सा रिजर्व उसके सामने समंदर में एक बूंद जैसा था। दुनिया की नजर में इंडिया अब एक ऐसा देश बन चुका था जहां कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि देश पर अपने इंटरनेशनल लोन्स में डिफॉल्ट करने का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को घटाकर सीधा जंक यानी कचरे के बराबर कर दिया गया था। सोचिए, अगर हम डिफॉल्ट कर जाते तो कोई देश हमें तेल या जरूरी सामान नहीं देता। देश की साख पूरी तरह मिट्टी में मिल जाती। भाग 2, सीक्रेट मिशन, सोने की उड़ान। तो इस भयंकर क्राइसिस के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने एक ऐसा टॉप सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश को सरवाइव कराने के लिए अपना सोना गिरवी रखने का बड़ा फैसला लिया गया। स्टेप 1, 20 टन सोना स्विट्जरलैंड के यूनियन बैंक को गिरवी रखा गया। स्टेप 2, 47 टन सोना हवाई जहाज के जरिए छुपकर लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान भेजा गया। इस टोटल 67 टन सोने को फिजिकल कोलैटरल रखकर इंडिया ने इमरजेंसी के लिए $600 मिलियन जुटाए। उस वक्त के ऑफिशियल्स का एकदम साफ मानना था कि ये कदम पॉलिटिकली बहुत अपमानजनक था, लेकिन आर्थिक रूप से इसे टाला ही नहीं जा सकता था। और सबसे बड़ी बात, इस ऑपरेशन को इतना टॉप सीक्रेट रखा गया ताकि देश में कोई पैनिक न फैले। सोचिए, अगर आम जनता को तब पता चलता कि देश का सम्मान, उनका सोना विदेशियों के पास गिरवी रखा जा रहा है, तो देश में कितना बड़ा पॉलिटिकल तूफान आ जाता। वैसे एक सवाल है आपसे, देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए क्या अपना सोना गिरवी रखना सही फैसला था, या इसका कोई और रास्ता भी हो सकता था? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताओ। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, संकट से निकला समाधान। और यहीं से शुरू होता है आर्थिक सुधारों का नया दौर। लेकिन कहते हैं हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। इस भारी संकट ने एक बहुत बड़े समाधान को जन्म दिया, एक ऐसा ट्विस्ट जिसने इंडिया की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस क्राइसिस को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। 1991 से पहले इंडिया में लाइसेंस राज था, एकदम बंद और सफोकेटिंग इकोनॉमी। पर 1991 के बाद शुरू हुआ उदारीकरण, लाल फीताशाही टूटी और हमारे बाजार पूरी दुनिया के लिए खोल दिए गए। ये जो आर्थिक सुधार थे ये दरअसल एक गेम चेंजर साबित हुए।
सरकार ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए रुपए की वैल्यू को कम किया। इंपोर्ट पर लगने वाले भारी टैक्स को काटकर छोटा कर दिया गया और सबसे बड़ा कदम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए गए। इन एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स ने भारत को एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति में बदल कर रख दिया। सच कहूं तो इस सोने ने वाकई देश बदल दिया। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि विदेशी बैंकों ने हमारा सोना चुराया नहीं था, वो सिर्फ एक सिक्योर्ड लोन था। इंडिया ने इन रिफॉर्म्स की बदौलत अपनी इकोनॉमी को इतनी तेजी से रिकवर किया कि कुछ ही महीनों के अंदर वो लोन पूरी शान से चुका दिया गया और हमने अपने सोने का मालिकाना हक वापस ले लिया। उस सोने ने दरअसल हमें रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने का वो कीमती वक्त खरीद कर दिया था। अब आते हैं भाग 4 पर, सोने की घर वापसी, एक नए और ताकतवर भारत की कहानी। अब थोड़ा आज के समय में आते हैं। 1991 के उस डरे हुए भारत की तुलना जरा आज के ताकतवर भारत से करिए। इस नंबर को देखिए, $720 बिलियन। 1991 में जो फॉरेक्स रिजर्व गिरकर मिट्टी में मिल गया था, सिर्फ 1.2 बिलियन बचा था, वो आज बढ़कर $720 बिलियन के पार जा चुका है। आज हमारी तिजोरियां डॉलर्स से भरी हुई हैं। आज हमें अपने सर्वाइवल के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। और 2024 में तो हमने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 टन सोना यूके से वापस इंडिया के अपने वॉल्ट्स में शिफ्ट कर लिया है। जो सोना कभी मजबूरी में देश से बाहर गया था, आज वो पूरी ताकत और शान के साथ देश की तिजोरियों में सुरक्षित वापस आ चुका है। तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वो ये कि किसी भी देश की सच्ची आज़ादी, उसकी सच्ची संप्रभुता इस बात में है कि उस देश को कभी जिंदा रहने के लिए किसी अजनबी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। 1991 की उस भयानक काली रात से लेकर आज $720 बिलियन की इकोनॉमी बनने तक का ये सफ़र वाकई भारत के लचीलेपन और साहस की